अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़िंदगी के मुद्दे। इससे पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं बैचलर्स इन जर्मनी पे, और ये वीडियो होगी कि आप अपना मास्टर्स किस तरह से परसू कर सकते हैं जर्मनी में। आजकल आप यूनिवर्सिटी में या पाकिस्तान में किसी से भी बात करें कि यार मास्टर्स के लिए आपने कहाँ जाना है, तो आपको एक ही जवाब मिलता है कि यार जर्मनी जाना है, ठीक है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका सारा प्रोसेस कवर किया जाए और इसके जो कुछ बेनिफिट्स हैं या जो इसका एजुकेशन सिस्टम है या जो आफ्टर ग्रेजुएशन जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पे बात की जाए और देखा जाए कि यार आखिर क्यों ये जो एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है सारा ना। इसी सिलसिले में बात करेंगे राफ़े भाई से। राफ़े भाई हमारे सीनियर थे कैडेट कॉलेज हसनमदाल में। माशाल्लाह बड़े ये एकेडमिकली साउंड थे और इसके अलावा हर एक इवेंट में बड़े एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। मुझे अब याद है कि हर इवेंट में एक ही आवाज़ गूंज रही होती थी, चीता चीता राफ़े चीता, ठीक है। तो सीनियर्स के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जूनियर्स को याद रखना, लेकिन हमारे क्योंकि ये 5 साल सीनियर्स थे, आउटगोइंग सेकेंड ईयर थी, तो हर इवेंट में फिर हम इन्हें देखते थे। तो बड़े बड़े हार्ड वर्किंग हैं। तो इन्हीं की स्टोरी जानते हैं कि ये किस तरह से जर्मनी में आए और आगे इन्होंने अपना जो मास्टर्स किया और उसके बाद आगे जो इनकी अब फर्दर ज़िंदगी चल रही है। तो राफ़े भाई आप काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, तो फिर ये है कि मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, सही है। वालेकुम सलाम और बहुत शुक्रिया। ये नारे तो मुझे नहीं याद कि कौन से नारे की बात हो रही है। खैर, अम, तो इंट्रोडक्शन मेरा है कि मैंने 2009 में नस्ट ईएमई कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और उसके बाद तकरीबन 1.5 साल मैंने माड़ी पेट्रोलियम में जॉब की थी एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर। उसके बाद मेरा मास्टर्स का शौक था, तो मैं मास्टर्स के लिए आया हूँ जर्मनी और टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख से मैंने मास्टर्स किया कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। और 2018 में मैंने पीएचडी स्टार्ट की है बीएमडब्ल्यू के साथ, और ये जॉइंट कोलैबोरेशन है बिटवीन बीएमडब्ल्यू ग्रुप एंड सालन यूनिवर्सिटी। तो फंडेड बाय बीएमडब्ल्यू और यूनिवर्सिटी में आना जाना होता रहता है। प्रोजेक्ट इज बाय बीएमडब्ल्यू और काम मैं कर रहा हूँ। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन यही है, बाकी फिर साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करता रहूंगा जर्मनी के अंदर, प्रोज एंड कॉन्स, यूनिवर्सिटीज, इन क्लास लाइफ और आउट सही ऑफ सही क्लास। सही, बेहतरीन। राफ़े भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने जर्मनी का इंतखाब क्यों किया, वाई जर्मनी? मेन रीजन जर्मनी का जो था वो फ्री एजुकेशन ही था, और आई थिंक मेजोरिटी लोग जो है वो जर्मनी चूज ही वजह से करते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है। एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के अंदर ट्यूशन फी नहीं है, सिर्फ सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फी होती है जो कि मिनिमम होती है 100-150 यूरो डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। नंबर टू इज द जॉब अपॉर्चुनिटीज। जर्मनी के अंदर एटलीस्ट प्री कोविड का मुझे पता है, प्री कोविड टाइम्स के अंदर फॉर स्टूडेंट्स देयर वाज ऑलवेज lots of opportunities for jobs and for research as a student. और तीसरा कि आप यूरोप में आपको एक एक्सपोजर मिलता है, आप डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में घूम सकते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, और इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। सही सही। और मेनली जो अट्रैक्शन है स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि जी एजुकेशन फ्री है और आपकी जॉब मार्केट बहुत अच्छी है। मेनली यही है, ऑफ कोर्स टॉप यूनिवर्सिटीज विद फ्री एजुकेशन और गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो इसी में बात करना चाहूँगा कि ये जो फ्री एजुकेशन की जो बात चलती है, ठीक है, पैसे तो आपके अच्छे खासे लग जाते हैं कि नहीं? ब्लॉक्ड अकाउंट की सेंस में, ऑल्दो कि ट्यूशन फी नहीं होती, लेकिन ब्लॉक्ड अकाउंट तो आपका अच्छा खासा होता है, आजकल 10,000 यूरो के आसपास जा चुका है। आपके मंथली एक्सपेंसेस हो जाते हैं अराउंड 800-900 यूरोस, बिल्कुल एग्जैक्टली। बट डिपेंडिंग ऑन द अपॉर्चुनिटीज और आपकी मोटिवेशन, अगर आप स्पेशली इन द टेक्निकल फील्ड्स, इंजीनियरिंग और आईटी की साइड के ऊपर, इट्स रिलेटिवली इजी टू गेट अ जॉब। तो वंस यू गेट अ जॉब, जो कि आप यहाँ पे आए, आप पहला सेमेस्टर गुजारे, आप अपना स्टडीज में फोकस करें, और आफ्टर सेकंड सेमेस्टर 6-8 मंथ्स के बाद आप जॉब सर्च करना शुरू करें, देन यू स्टार्ट सेविंग मनी rather than spending money. So आपकी जॉब नॉर्मली होती है 1000 से 1200 यूरोस, तो आपके पास मंथली 300-400 यूरो आप सेव कर रहे होते हैं, which is pretty good as a student. तो that's one of सही the सही। pros. लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि आपके पास मोटिवेशन हो और आप जी। जॉब सर्च में अपना अपना शो कर सकें कि आप क्वालिफाइड हैं जॉब के लिए। सही सही। मैं स्टार्ट में ज़रा इस पे बात इसलिए करना चाहता था कि लोगों को आइडिया हो कि यार ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मामला
ज़ीरो वाला मामला पैसे आपके लगते हैं, लेकिन वो ये है कि जो ब्लॉक्ड अकाउंट वाली सेंस उस पर डिटेल में आते हैं बाद में। आप काइंडली ये बता दें कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो क्या है, और जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जेनेरिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर कर सकती हैं, लेकिन जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं और जो एप्लीकेशन प्रोसेस पे ज़रा काइंडली रोशनी डालिएगा। यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आपको एक लैंग्वेज एग्जाम चाहिए। अगर आप बैचलर्स में आ रहे हैं तो आपको जर्मन आनी चाहिए सबसे पहले। जर्मन एग्जाम आपको चाहिए B1 आई थिंक, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। मास्टर्स पे आप फोकस करें काइंडली, मास्टर्स पे। ठीक है, मास्टर्स में आपको इंग्लिश, मतलब अगर आप इंग्लिश प्रोग्राम्स में जा रहे हैं तो देन यू ओनली नीड इंग्लिश एग्जाम, टोफल और आइल्स है, एंड आई थिंक 90 प्लस इन टोफल एंड 6.5 प्लस इन आइल्स इज अ गुड इनफ स्कोर, द मोर द बेटर। और बाकी एप्लीकेशन जो है वो सबसे पहले अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देख रहे हैं कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी का प्रोसेस क्या है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो थ्रू यूनिअसिस्ट, उनका जो कॉमन प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू अप्लाई करना होता है, एंड आई थिंक दे चार्ज अ मिनिमल फी। फॉर मी, मैंने कभी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं अप्लाई किया तो मैं उसमें कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया उन सब की इंडिविजुअल एप्लीकेशन थी थ्रू देयर ओन वेबसाइट्स, और इट्स मोस्टली फ्री फॉर ऑल majority of public universities, so only the expenses are from the DHL या TCS जो भी आप करें पाकिस्तान से अपने डॉक्यूमेंट्स। तो उसके अलावा the application is free, but you need a lot of documents जो कि आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएंगे, जिसके अंदर सबसे पहले तो आपका टोफल एग्जाम आ जाता है, resume, ट्रांसक्रिप्ट, एंड देन ऑफ कोर्स द मोटिवेशनल स्टेटमेंट। और मोटिवेशनल स्टेटमेंट के ऊपर तो बहुत बात हो सकती है कि वो अपने बेसिकली अपने प्रूफ करना है कि you are motivated for a master's and you are qualified for this master's program that you are applying to. इसके अलावा और एप्लीकेशंस के अंदर और क्या चीज है? रेफरेंस लेटर्स। रेफरेंस लेटर आई थिंक यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। आई डोंट रिकॉल कि मुझे चाहिए थे। हाँ, ऑफ कोर्स आई थिंक योर रेफरेंस लेटर्स इज मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज इज द मस्ट। या तो उसके लिए आप अपने बैचलर्स के प्रोफेसर से कांटेक्ट करें और उनसे अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना कर रखें ताकि आपको वो इन दी एंड रेफरेंस अच्छे दे सकें। सही। मैं ज़रा यूनिवर्सिटीज़ पे बात करना चाहूँगा, इसे समराइज़ कर देता हूँ कि जैसे राफे भाई ने बताया कि दो रास्ते हैं। एक तो ये कि आप जो कॉमन प्लेटफॉर्म है यूनिवर्सिटीज़, उधर आप अपना अकाउंट बनाते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, वो आपकी वेरिफिकेशन करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, और उसके बाद एप्लीकेशन भेजते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को, कोई मिनिमम फ़ी होती है पर एप्लीकेशन के हिसाब से। इसके अलावा जो जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के अपने पोर्टल्स हैं, ठीक है, और ये आप पता कर सकते हैं, एक इनका कॉमन प्लेटफॉर्म है सारे मास्टर्स प्रोग्राम्स ढूंढने के लिए, DAAD दाद के नाम से या डार्ट के नाम से, ठीक है। वहाँ पे आप फिल्टर्स लगा के इंग्लिश लैंग्वेज, इंजीनियरिंग, सारा अपना रेलेवेंट प्रोग्राम ढूंढ सकते हैं, उधर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। क्या डायरेक्ट अप्लाई हो सकता है, विंटर सेमेस्टर में ज्वाइनिंग है या समर सेमेस्टर में ज्वाइनिंग है, और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो राफे भाई ने कवर कर दी हैं कि जी मोटिवेशन लेटर पे बड़ा फोकस किया जाता है, रेफरेंस लेटर्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए होते हैं, कुछ को नहीं चाहिए होते, तो ये एक जेनेरिक सा एप्लीकेशन प्रोसेस है। तो ट्यूशन फ़ी का आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि रफली आई गेस 200 से 300 तक यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये थोड़ा सा करता है वेरी, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड होती है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कुछ हद तक हो सकती है ट्यूशन फ़ी थोड़ी ज़्यादा। तो रफ़ी भाई ज़रा एजुकेशन सिस्टम पे बात कीजिएगा कि जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया है या स्टूडेंट्स को असेस किस तरह से किया जाता है, या जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस पर ज़रा बात कीजिएगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैं कंपेयर करूंगा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि मेरा ये दो एक्सपीरियंस ही है। तो मोर और लेस जो कोर्स का कंटेंट है दैट इज सेम। अच्छा। एंड अगर मैं पाकिस्तान में अच्छे प्रोफेसर से भी कंपेयर करूं तो डिलीवरी ऑफ कंटेंट इज मोर और लेस नॉट मच डिफरेंस, ठीक है। तो वहां तक उसमें इतना नहीं है। जहां तक बात आती है कि आपको अपॉर्चुनिटीज कितनी मिलती है रिसर्च में, आपके असाइनमेंट्स किस तरह की हैं, और आपका एक्सपोजर कितना है दूसरे एक्सपर्ट्स इन द फील्ड के साथ, तो वो उसमें फिर जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाता है। पाकिस्तान में आपका फोकस होता है कि आप ग्रेड्स नंबर लें, यहाँ पे आपका फोकस है कि आप सीखें, और यहाँ पे आप दूसरे लोगों से भी सीखते, यही चीज सीखते हैं कि ग्रेड्स बाद में। फर्स्ट लेट्स लर्न व्हाट द कंटेंट ऑफ दिस फील्ड इज, और जो असाइनमेंट्स हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं
They basically focus on application, and they make you learn by hand. अच्छा. Exams यहाँ पे थोड़ा सा different है. यहाँ पे exams कुछ लोगों के लिए वो tough है, कुछ लोगों के लिए वो easy, because they are very long but the time is very short. So you have to be very fast, and you have to be perfect. So Germans जो है, they are like, उनका motto है कि their motto is perfection. So ये तो there is no room for error. आपको अगर सवाल आता है तो आप करने, अगर नहीं आता तो you just leave it and you move on to the next question, क्योंकि आप सारे सवाल attempt कर ही नहीं सकते. As a normal non-German student आप नहीं कर सकते. तो the goal is कि आपको अगर question आता है तो attempt करें, नहीं आता तो just move on. और बात भी आपने टू द पॉइंट करनी है, इधर उधर की नहीं फेंकनी कि यार ऐसे ये होता है वो नहीं. बिल्कुल, it's one line answer. So आपके पास इतनी सी स्पेस होनी है, और आपको मतलब 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 लाइंस लिखनी है. That's it. सही. और जो ग्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है, आई गेस जो मैक्सिमम है वो आपका 1 है और जो लोएस्ट है वो 5 है, और 4 मिलता है 5 पे तो बंदा वैसे फेल हो जाता है, ठीक है. तो वो रिलेटिवली अच्छा CGPA अच्छी एवरेज मेंटेन करना लोग स्ट्रगल करते हैं. आपके केस में क्या था, इजीली आप कर पाए थे मेंटेन, या क्या हिसाब है? I think that depends on person to person. यहाँ पे भी है वो relative grading और बैच के ऊपर डिपेंडेंट होता है. कुछ स्टूडेंट्स थोड़े से यहाँ पे आके नए एक्सपोजर में आके थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, खुल जाते हैं और घूमने फिरने में लगा देते हैं और सोचते हैं कि हम एंड टाइम पे बैठ के पढ़ के अच्छा ग्रेड ले लेंगे, which is not the case. And then they complain कि exam is too tough, or the exam is too long, time is too short. In my case, first semester जो था मेरा बहुत टफ था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हमारा मैथमेटिकल बैकग्राउंड तो स्ट्रॉन्ग नहीं था. तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में आके मैंने मैथ्स पे बहुत फोकस किया, और ये अच्छी बात है कि जो मेरे साथ दोस्त थे पाकिस्तानी, जो मेरे बैच के ही थे, उन हम सब ने मिलके कंबाइंड स्टडी की, मैथ्स बेस अपनी बेस स्ट्रॉन्ग की, एंड दैट हेल्प्ड. और फर्स्ट सेमेस्टर से जब बेस बन गई हमारी, तो द नेक्स्ट वाज जस्ट गो विद द फ्लो. So that's very important. The first semester you must focus on the basic subjects, core subjects, और उस first subject में ढीला नहीं पड़ना. ये I think most important thing है कि आपका first semester में अगर आप अच्छा GPA अपना ले लिया, अच्छे grades ले लिए, that's the biggest motivation for you. Momentum set हो जाता है. Momentum set हो जाता है, exactly. तो yes. सही बेहतरीन. तो बड़ी अच्छी आपने माशाल्लाह टिप्स दे दी हैं, चीज़ें कवर कर दी हैं बगैर इनडायरेक्टली कि यार हाँ ग्रुप स्टडीज़ कर सकते हो, जो आपकी कुछ चीज़ें वीक हैं आप उनमें काम कर सकते हो, पहले सेमेस्टर में अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें. वेरी नाइस. अच्छा, तो अभी ये बताएंगे फाइनेंसिस की अगर बात करें, जैसे आप बता रहे थे कि मंथली आपके एक्सपेंसेस चले जाते हैं 700 तक, सिटी टू सिटी वेरी करता है. जैसे हमारा हैम्बर्ग में 6 से 700 तक चला ही जाता है, म्यूनिख में 800 तक चला जाएगा. तो अपॉर्चुनिटीज़ जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आया वो मैनेज कर सकते हैं टेक्निकल जॉब्स के साथ, या फिर पार्ट टाइम जॉब्स के साथ अपना खर्चा निकाला जा सकता है या नहीं? या सो छोटे टाउन्स के अंदर ऑफ कोर्स जो आपकी रेंट है दैट इज लेस. म्यूनिख के अंदर मैं हूँ, आई मीन म्यूनिख, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन जर्मनी. तो यहाँ पे रेंट काफी ज्यादा है. मेजर कॉस्ट आपकी रेंट है, एंड द सेकंड वन इज हेल्थ इंश्योरेंस. सो जो आपका रेंट है वो 200 से 400 तक जा सकता है, और हेल्थ इंश्योरेंस इज 90 euros आई थिंक फॉर स्टूडेंट्स. बाकी जो है वो आपके अपने ऊपर है कि आप कितना एक्सपेंडिचर करते हैं. सेमेस्टर टिकट कुछ लोग नहीं लेना चाहते, पैसे बचाते हैं, उससे बाइक पे ट्रेवल करते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन यू एंड योर सिटी इट कैन वेरी फ्रॉम 600 to 900 euros. Quite a big range, but yeah, that's how it is. Or when it comes to jobs, initially मैंने भी एक नॉन टेक्निकल जॉब से स्टार्ट किया था, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर आई डिड नॉट डू एनी जॉब, और उसके बाद जब मैंने जॉब ढूंढने शुरू की तो इट टुक मी अबाउट 2 months टू फाइंड टेक्निकल जॉब. तो इस 2 months के अंदर मैंने एक नॉन टेक्निकल जॉब की थी, दैट वाज फूड डिलीवरी. तो आई थिंक आज भी मैं म्यूनिख में देख रहा हूँ तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मुझे नजर आते हैं वो फूड डिलीवरी जॉब्स कर रहे हैं.
इसके अलावा नॉन टेक्निकल जॉब्स में कुछ क्लीनिंग जॉब्स आ जाती हैं, कुछ आलियान वेयर करीना वेयर यहाँ हाउसेस की आ जाती हैं, H&M स्टोर्स वगैरह आगे। अमेजोन में कुछ लोग जॉब्स कर रहे हैं. So, and these jobs pay with a minimum, at least with a minimum wage, which is I think 9 euros per hour in Germany. तो इसके साथ भी अगर आप 20 hours job को allowed है as a student, अगर 20 hours per week job करें, then you can easily get 900, 1,000 euros per month. And this is after the tax reduction, 800 to 1,000. अगर आप technical job मिले भी, of course, it gets better. So I'll start with my experience. मैंने जॉब की थी Osram के अंदर for 2.5 years as a student, and Osram is bulb manufacturer और मेरी जॉब थी in computer vision, basically detecting pedestrians and turning on the smart lights. So बिल्कुल ही वो एक computer science field था और machine learning involved in programming, so it was completely technical and it was good pay. So अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाए, then you end up saving 300-400 euros per month. इसके अलावा जॉब्स स्टार्टअप्स रोज ही कोई नया स्टार्टअप खुल रहा होता है, तो there are many jobs. By the way, I have to mention कि मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरी नॉलेज है ना वो प्री कोविड है, क्योंकि मैंने पिछले 2 सालों से जॉब सर्च नहीं की, तो मेरी नॉलेज प्री कोविड है. कोविड के अंदर जो मैंने देखा है कि कोविड के बाद से ऑफ कोर्स जॉब्स में काफी कट डाउन हुए हैं और लोगों को काफी डिफिकल्टीज हुई हैं यहाँ पे, स्पेशली फुल टाइम जॉब. स्टूडेंट जॉब्स रिलेटिवली इजियर, लेकिन फुल टाइम जॉब ढूंढने में लोगों को बहुत डिफिकल्टीज हुई. और इनफैक्ट कुछ लोगों की फुल टाइम जॉब्स थी, उनको भी कट डाउन करना पड़ा. तो कोविड की वजह से थोड़ा सा सिचुएशन पूरी हुई है, बट आई थिंक दैट्स ग्लोबली. जी जी. And लेकिन अभी मैं कहूँगा कि दोबारा ये ऑलरेडी इस क्वार्टर से चीजें बेहतर हो चुकी हैं. स्लोप आ रही है, स्लोप अपवर्ड है, बट लेकिन अगर कंपेयर करें 2019 से, तो मैं कहता हूँ अभी सिचुएशन वैसी नहीं है जैसे 2019 में थी जॉब मार्केट. सही सही. इधर मैं लिंक करना चाहूँगा कि जो आपकी टेक्निकल जॉब थी या इन जनरल जो स्टूडेंट टेक्निकल जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब से भी लोग अपने फाइनेंसेस कवर तो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, जैसे कि आपके केस में जो आपका ज़्यादा इंटरेस्ट कंप्यूटर विजन की तरफ गया, मैं अज्यूम करता हूँ कि वो इसी पार्ट टाइम जॉब की तरफ से इसकी वजह से ज़्यादा गया होगा. तो इस पर ज़रा बात कीजिएगा कि लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़, और किस हद तक ये भी चांसेस होते हैं कि जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हैं उधर ही आपकी फुल टाइम भी पोजीशन कोई आपको मिल सकती है. हाँ, मैंने ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स कंप्यूटर विजन इसी वजह से की थी कि मेरा इंटरेस्ट था कंप्यूटर विजन में, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर. और मेजॉरिटी कंपनीज यही प्रेफर करती हैं कि जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं इधर एज अ रिसर्च इंटर्नशिप और एज अ मास्टर्स थीसिस, उसी को एज अ फुल टाइम ग्रेजुएट हायर करें. But that depends on the job opportunity. In my case, in Osram, जो job offer हो रही थी as for computer vision embedded systems expert, वो last month जब मैंने apply करना था तो वो खत्म हो गई job, so I could not get a job there, so I had to apply for another job. But होता यही है कि majority लोग जिस company में master thesis करते हैं, I think that thesis is the major point, not the research internship. Research internship के बाद आप thesis करते हैं, thesis के बाद companies are pretty much satisfied कि ये बंदा हमारा company से aware है, इसको हमारे जो environment है उसको पता है, और हमें पता है कि ये बंदा हमारा काम कर सकता है, इसकी वैल्यू को पता चल जाता है, तो बंदे को वो नॉर्मली हायर कर देते हैं. सही सही. और अगर बात की जाए कि लेट्स से आपके बैच में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे या लेट्स से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे या इंडिया से जो स्टूडेंट्स थे, उन्हें ग्रेजुएशन के बाद ऑन एवरेज कितनी देर में सब लोगों की कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो गई थी? कुछ डिफ़िकल्टीज आई थी, लैंग्वेज बैरियर था, या इस पे ज़रा बात कीजिएगा. मेरा फील्ड है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और कुछ लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन लर्निंग साइड पे की अपनी फोकस. तो इसमें लैंग्वेज बैरियर तो मैंने नहीं सुना किसी को हुआ हो. अच्छा. और मेरे बैच में
we were 90 international students in Technical University of Munich, and out of these 30 were Pakistanis. अच्छा. So मैं जो 2018 में ग्रेजुएट है मेरे साथ, आई थिंक उनमें से सबको इमीडिएटली जॉब मिल गई थी, किसी को वेट नहीं करना पड़ा. मेरे साथ जो सीनियर्स थे, जो इसी बैच में इसी प्रोग्राम में थे, उन्होंने मेरे ख्याल से मैक्सिमम किसी ने 2 या 3 मंथ्स अनएम्प्लॉयड रहे हैं. आई थिंक मुझे जितना पता है कि एक बंदा जो है, जो मेरा दोस्त था, he was unemployed for 3 months and then he found the job. Those who graduated in 2020, they have been unemployed for more than 6 months, 8 months, 9 months. उनके लिए काफी डिफिकल्ट रहा है. कुछ लोगों की नई जॉब शुरू हुई थी, तो जॉब के स्टार्ट में आपका होता है प्रोबेशन पीरियड. उनको उस टाइम थोड़ा सा डर लगा हुआ था, तो उन्होंने जॉब स्विच की कि जहाँ पे जॉब उनको ज्यादा सिक्योर हो. बट if we look at now the situation, I hope the situation is getting better and job must be better than last year. सही. तो राफे भाई, अगर आपके सारे एक्सपीरियंस को सम अप किया जाए, तो अगर कोई बंदा या बंदी जो नए अभी मास्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या टिप्स हो सकती हैं आपकी उनके लिए कि किस तरह से वो अपना मास्टर्स लेके चल सकते हैं? ज़रा ब्रीफली इस पर कुछ कमेंट कर दें कि आपके एक्सपीरियंस से क्या आप उन्हें गाइड कर सकते हैं कि यार ये चीज़ काम आ सकती है या ये चीज़ इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले तो कोर सब्जेक्ट्स जो है ना, वो आपने स्ट्रॉन्ग करने हैं. अपने पहला सेमेस्टर सबसे इम्पोर्टेंट, कोर सब्जेक्ट्स पास देम विद गुड ग्रेड्स. नॉट ओनली गुड ग्रेड्स, बल्कि आपको जो बेसिक्स हैं वो अपने स्ट्रॉन्ग रखनी है. उसके बाद फिर आप देखें कि आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, आपने किस तरफ अपना थीसिस करना है, और आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट्स में. जो आपके इंटरेस्ट है, आप उस सब्जेक्ट में जाए. ना कि आप ये देखें, काफी लोग, मैंने ये देखा कि काफी लोग देखते हैं ये सब्जेक्ट आसान है, हम इसको करें. अगर आपका इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में है और आपको पीछे मुश्किल लग रहा है, यू फोकस ऑन दैट. और ट्राई टू लुक फॉर जॉब्स जो कि आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट है. और don't miss any opportunity you get, even if you get a research internship in university which does not pay much, because university can the internship sometimes they don't pay at all. So don't miss an opportunity, try it, and you can do it even 10 hours a week. So do that, because आपको मास्टर्स थीसिस में और आप रिसर्च इंटर्नशिप में ये बहुत हेल्प करेगी और इवेंचुअली आपके जॉब लेने के लिए. सही. बहुत शुक्रिया. यही है. अच्छा, सही. बहुत शुक्रिया राफे भाई. आई होप के ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होंगी. जो लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं, एक प्रोसेस का उन्हें आइडिया हो जाएगा. और स्पेशली एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग फोकस होता है कि यार ग्रेजुएशन के बाद हमारा क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्या हैं अपने फाइनेंसिस के लिए ड्यूरिंग द स्टडीज़ और उसके बाद भी सारा. तो बहुत शुक्रिया. और व्यूज़ के लिए कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ज़िंदगी के मज़ीद मुद्दों को देखने और समझने के लिए देखते रहें ज़िंदगी के मुद्दे. अल्लाह हाफ़िज़.